औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है सॉलिड स्टेट फिजिक्स सीरीज़ का, और आज हमें रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी पढ़ना है। कल मैंने आपको जो है वो सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल लैटिस निकालना और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का रेसिप्रोकल लैटिस निकालना जो है वो सिखाया था। आज हम जो है देखेंगे कि हम किस तरह रेसिप्रोकल लैटिस जो है एफसीसी लैटिस का वो निकाल सकते हैं। तो जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है इसके 14 एटम्स होते हैं। द एफसीसी लैटिस, जो एफसीसी लैटिस होता है इसके पास हैज 14 एटम्स, क्योंकि इसके हर फेस के ऊपर एक एटम होता है। 8 एटम और हर फेस के ऊपर एक एटम, तो ये टोटल जमा 6 हो गए। 6 फेसेस के ऊपर 8 जो होते हैं हर कॉर्नर पे होते हैं, और 6 जो होते हैं वो सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ लैटिस होते हैं। ठीक है जी। 8 एट ईच कॉर्नर, 8 जो है वो हर कॉर्नर के ऊपर होते हैं, और बकिया 6 जो है, एंड 6 at the center of faces of lattice। और जितने 6 फेसेस होते हैं उनके जो सेंटर है उनके ऊपर एक एक एटम होता है। तो 8 जमा 6 ये टोटल 14 एटम जो है वो बन जाते हैं। तो इसकी अगर हम फिगर बनाएं, आप देखें कि ये हमारे पास एक एफसीसी स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये एक एफसीसी स्ट्रक्चर है, तो इसके हर फेस के ऊपर एक एटम पड़ा हुआ है। ठीक है जी, हर फेस के ऊपर एक एटम पड़ा हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 एटम जो है वो हर फेस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो अगर इफ ए इज द लेटेस्ट कांस्टेंट, अगर यहाँ पर इफ ए इज द लेटेस्ट कांस्टेंट, अगर ए जो है ये हमारे पास लेटेस्ट कांस्टेंट है ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, तो आपका एफसीसी यूनिट सेल है, तो आपके पास देन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो है, देन द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो हैं, तो जो आपके पास प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स होंगे, तो जो हमारे पास प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो आ जाएंगे इस यूनिट सेल के। अब हमारे पास ये एफसीसी लैटिस है, 8 एटम जो है वो इसके कॉर्नर्स के ऊपर हैं, और एक एक एटम जो है वो इसके फेस के ऊपर है। ठीक है जी। तो टोटल 14 जो है वो हमारे पास 14 एटम्स जो हैं वो हो जाएंगे। तो अब इसकी ए जो अगर वो साइड है एफसीसी यूनिट सेल की, तो फिर प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो हैं, तो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो हैं आपके पास of FCC lattice can be written as, तो उनको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि A1 जो वेक्टर है दैट इज इक्वल टू A/2 y यूनिट वेक्टर प्लस A/2 z यूनिट वेक्टर। इसी तरह A2 जो है ये मेरे पास A/2 x यूनिट वेक्टर प्लस A/2 z यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और A3 जो है ये मेरे पास A/2 x यूनिट वेक्टर प्लस A/2 y यूनिट वेक्टर के बराबर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 3 ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो है इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक के
आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर ए जो है वो साइड है हर कन्वेंशनल यूनिट क्यूब की, ठीक है जी। वेयर ए जो है इज द साइड, ये साइड है आपके पास ऑफ द कन्वेंशनल यूनिट क्यूबिक लेटिस या यूनिट क्यूब, एंड एक्स वाई एंड जेड, और एक्स वाई और जेड जो हैं ये आपके पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि पैरेलल हैं टू द क्यूब एजेस, पैरेलल टू द क्यूब एजेस, जो क्यूब एजेस के पैरेलल हैं, ठीक है जी। अब मैं ये इसी फेस सेंटर्ड क्यूब के अंदर जो है इसका बनाता हूँ, जो एक और फिगर है इसकी बनाता हूँ। तो वो अगर आप फिगर देखें तो देखें ये हमारे पास एक्स वाई और जेड, ठीक है जी। बल्कि पहले हम क्यूब बना लेते हैं फिर इसको एक्स वाई जेड बनाते हैं। ये देखें ये हमारे पास क्यूब है, ये इसका x गया, ये इसका y गया और ये इसका z जो है वो गया। अब यहाँ पर आपके पास a1 a2 और a3, ये वेक्टर a3 है, ये वेक्टर यहाँ पर a2 है और ये वेक्टर इधर a1 है। तो ये तीन वेक्टर्स आपके पास बन रहे हैं। अब वो जो पीछे मैंने वेक्टर्स a1 a2 लिखे थे, हम उसमें से अगर a2 को a/2 को कॉमन निकाल लें तो a1 को आप लिख सकते हैं a/2 y प्लस z यूनिट वेक्टर, a2 को आप लिख सकते हैं a/2 x प्लस z यूनिट वेक्टर, और a3 को आप लिख सकते हैं a/2 x प्लस y यूनिट वेक्टर। तो जो वॉल्यूम है आप परमिटिव यूनिट सेल का, द वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो अब जो वॉल्यूम है आपके पास प्रिमिटिव यूनिट सेल का वो आ जाएगा v, आपको पता है कि a1 डॉट a2 क्रॉस a3 के बराबर है। अब इसके अंदर ये वैल्यूज रख दें तो a/2 का क्यूब आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा y प्लस z, ठीक है जी, डॉट x प्लस z और क्रॉस प्रोडक्ट इसकी आ जाएगी x प्लस y के साथ। तो v जो है ये हमारे पास आ जाएगा a³ 8 डॉट y प्लस z डॉट, इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट लेके तो ये आएगा z प्लस y माइनस x। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ये 1 1 आ जाएगा, बाकी जो है वो कट जाएंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 इससे कटेगा तो ये a3/4 के बराबर वॉल्यूम आ जाएगा। तो v आपके पास a/3/4 वॉल्यूम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं रेसिप्रोकल लेटस के, द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स ऑफ
रेसिप्रोकल लेटस के ऑफ FCC यानी कि फेस सेंटर्ड के कैन बी डिफाइंड एज, तो उनको आप डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास B1 2 पाई A2 क्रॉस A3 डिवाइडेड बाई A1 डॉट A2 क्रॉस A3। इसी तरह B2 2 पाई A3 क्रॉस A1 और A1 डॉट A2 क्रॉस A3। इसी तरह B3 हमारे पास 2 पाई A1 क्रॉस A2 A1 डॉट A2 क्रॉस A3 ये आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, ये तीनों वेक्टर्स जो हैं, अब इसमें हमने A1 A2 A3 की जो वैल्यू निकालनी है, ये रेसिप्रोकल लैटिस के वेक्टर्स हैं, इनके अंदर पुट करनी है और इनको कन्वर्ट करना है। तो वो हम करके देखते हैं इनको। तो आप देखें कि पहले नंबर पर B1 2 पाई, अब इसके अंदर वैल्यूज़ रखें आप A/2 का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, A/2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा x प्लस जेड डॉट क्रॉस x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई इसके इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो वो हमने क्या निकाला हुआ है, वो निकाला हुआ है A3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा B1, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास B1, ऊपर से ये कट जाएगा A²/4 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 पाई ओवर A इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई, सॉरी जेड प्लस वाई माइनस एक्स, ये आ जाएगा। इसी तरह B2 आप फाइंड करेंगे तो 2 पाई A/2 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई डॉट क्रॉस x प्लस वाई क्रॉस y प्लस z, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई A³/4। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, उसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ये A/2 A²/4 हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो आपके पास रह जाएगा 2 पाई ओवर A Z माइनस वाई प्लस एक्स, ये आ जाएगा। उसके बाद तीसरा B3 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई इंटू A/2 का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा y प्लस z क्रॉस x प्लस z डिवाइडेड बाई A3/4। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आएगी B3 की वैल्यू जो है ये हमारे पास निकल आएगी 2 पाई ओवर A इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, ये वेक्टर B3 भी जो है ये हमारे पास निकल आया। अब तीनों ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो हैं रेसिप्रोकल लैटिस निकल गए हैं, तो इन तीन इक्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं from these three equations
कैन कंक्लूड, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट द रेसिप्रोकल लैटिस, that the reciprocal lattice of FCC lattice is the BCC lattice, कि वो BCC lattice के बराबर जो है वो आपके पास निकल आता है with the latest constant टू पाई ओवर है। ठीक है जी, तो अब जो वॉल्यूम है आपके पास परमिटिव यूनिट सेल का, द वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल, वॉल्यूम निकालना है तो V, अब आपने B1 डॉट B2 क्रॉस B3 निकाल, इसमें B1 B2 B3 की वैल्यूज रखें, इसका डिटर्मिनेंट बना लें, डिटर्मिनेंट बना के ओपन करेंगे तो 4 इंटू 2 पाई ओवर A आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास वॉल्यूम जो है वो निकल आएगा। सिंपली आपको पता है कि इस ट्रिपल प्रोडक्ट का हम डिटर्मिनेंट नहीं, डिटर्मिनेंट बनाना तो B2 क्रॉस B3 को क्रॉस पार्ट ले लें और फिर उसकी B1 से डॉट पार्ट ले लें। सिंपल मैथमेटिक्स है इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये अब मैंने आपको तीनों जो हैं वो बता दिए हैं। मैंने आपको जो है ये FCC, BCC और सिंपल क्यूबिक जो हैं इनका वॉल्यूम भी निकाल के दिखा दिया है, इनके रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर्स जो हैं वो भी निकाल के दिखा दिए हैं और इनके ट्रांसलेशन लेटेस्ट वेक्टर्स जो हैं वो भी निकाल के दिखा दिए। अब हम जो है वो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट लैटिस। के क्वेश्चन ये है कि हमने ये दिखाना है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, जो वॉल्यूम है यूनिट सेल का ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू दैट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, टू दैट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट लैटिसेस, डायरेक्ट लैटिस के। तो इसका प्रूफ देखते हैं, यानी कि हमने करना है कि जो वॉल्यूम यूनिट सेल का है वो रेसिप्रोकल, जो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट लैटिस के। तो देख लेते हैं। तो जो वॉल्यूम होता है रेसिप्रोकल लैटिस का, द वॉल्यूम ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस, तो जो वॉल्यूम होता है आपके पास रेसिप्रोकल लैटिस का वो होता है इज V इज इक्वल टू, वो जाली ये आएंगे B1 डॉट B2 क्रॉस B3, यही होता है ना, ट्रांसलेशन वेक्टर्स होते हैं। तो इनको अगर आप लिखें तो 2 पाई A2 क्रॉस A3 डिवाइडेड बाई A1 डॉट A2 क्रॉस A3, ये आ जाएगा। और उसके बाद B2 की वैल्यू आ जाएगी डॉट प्रोडक्ट के साथ 2 पाई A3 क्रॉस A2 डिवाइडेड बाई A1 डॉट A2 क्रॉस A3, और क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी इसके साथ 2 पाई A1
क्रॉस A2 डिवाइडेड बाई A1 डॉट A2 क्रॉस A3, ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 2 पाई का क्यूब आ जाएगा, सब के साथ 2 पाई आ रहा है, और 1 ओवर A1 डॉट A2 क्रॉस A3, इसका भी क्यूब आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास A2 क्रॉस A3 डॉट ये आना था A3 क्रॉस A1, A3 क्रॉस A1 और क्रॉस प्रोडक्ट A1 क्रॉस A2, ये आ जाएगा। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करें अगर, तो 2 पाई का क्यूब, अब जो हमारे पास A2 क्रॉस A3 है, A2 क्रॉस A3, A2 क्रॉस A3 डिवाइडेड बाई A1 डॉट A2 क्रॉस A3 का क्यूब, ठीक है जी, ये आ जाएगा। आगे इसके डॉट के साथ ये दो टर्में आ रही हैं, A3 क्रॉस A1 और क्रॉस प्रोडक्ट A1 क्रॉस A2, ये दो टर्में आ रही। तो इनका मतलब है कि ये दो टर्में जो हैं, इन दो टर्मों के ऊपर आप जो है वो लगा सकते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है जी। इनके ऊपर लगा दें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक टर्म ये ले लें, 2 और 3, तीसरी ये ले लें, ठीक है। इस पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसको लगा दें। तो हम लगा देते हैं इसके ऊपर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा के इसको ओपन कर देते हैं। यानी कि मैं अगर कहूँ कि सिंस A क्रॉस B क्रॉस C जो है ये बराबर आइडेंटिटी लगा दूँ A डॉट C इंटू B माइनस B डॉट C इंटू A, ठीक है जी। तो इसको लगा दें, अब आप ये लगाएं इसके ऊपर, तो ये आ जाएगा 2 पाई, ये आइडेंटिटी लगा दूंगा मैं इसके ऊपर, तो ये आ जाएगा 2 पाई A2 क्रॉस A3 डिवाइडेड बाई A1 डॉट A2 क्रॉस A3 का क्यूब, और आप इस पे आइडेंटिटी लगा दें, तो ये आइडेंटिटी लगेगी, तो ये आ जाएगा A3 डॉट A2 क्रॉस A3, यानी कि A डॉट C और साथ में B वाली टर्म जो है वो आ जाएगी A1, ठीक है। इसी तरह माइनस फिर B डॉट C, यानी कि A1 डॉट A1 क्रॉस A2, ठीक है, B डॉट C, और इसके साथ आ जाएगा A2 और ब्रैकेट क्लोज, ये इसके ऊपर आइडेंटिटी लग गई। अब आप इसको ओपन करें, ये आइडेंटिटी लग गई इसके ऊपर। नाउ ओपन इट, तो इसको जब ओपन करेंगे तो आप देखें कि मेरे पास जो है, सॉरी यहाँ पर ये आएगा A3, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको ओपन करें, तो ओपन करने के बाद ये आ जाएगा मेरे पास 2 पाई क्यूब, और साथ में A2 क्रॉस A3 डिवाइडेड बाई A1 डॉट A2 क्रॉस A3 का क्यूब, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करें, इसको देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा अब इस टर्म को देखें, अब A1 क्रॉस A2,
ये A1 क्रॉस A2 जो है ये 0 के बराबर हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री का बन रहा है। तो साइन 0 डिग्री 0 के बराबर जो है वो हमारे पास हो जाएगा। और इधर से जो है ये मेरे पास आ जाएगा A1 हाँ जी, ये आ जाएगा A1 डॉट, हाँ तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि A1 डॉट A2 क्रॉस A3 A1 माइनस 0 A3। ठीक है जी, ये तो टर्म जो है वो 0 हो जाएगी और आपके पास बच जाएगा 2 पाई 1 ओवर A1 डॉट A2 क्रॉस A3 का क्यूब और A2 क्रॉस A3 डॉट A1 और A1 डॉट A2 क्रॉस A3। ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि इसको हम, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होते हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं, इनके आर्डर को। इधर भी हमने आर्डर को चेंज किया है, तो 2 पाई का क्यूब हम लिख सकते हैं इसको 1 ओवर A1 A2 क्रॉस A3 का क्यूब, और अब इसका आर्डर बदल दें तो A1 डॉट A2 क्रॉस A3, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है। तो कम्यूटेटिव होता है तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये फिर इसके साथ एक दफ़ा कट जाएगा। तो आपके पास V वॉल्यूम जो है वो 2 पाई क्यूब 1 ओवर A1 डॉट A2 क्रॉस A3 आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो वॉल्यूम है यूनिट सेल का रेसिप्रोकल लैटिस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखें ये V जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के ही बराबर निकला है। और इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की आइडेंटिटी और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव की जो है वो हमने इसकी कैलकुलेशन के अंदर लगाई है। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आप आ जाएँ आगे। ये तो हमने अब ये सारे कैलकुलेट करके देख लिए, रेसिप्रोकल लैटिस और ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने करके देख ली। नाउ अब क्रिस्टलोग्राफी के अंदर जो
सबसे मेन चीज़ है वो है ब्रैग्स लॉ। ठीक है, क्योंकि जो ब्रैग्स लॉ होता है, ब्रैग्स लॉ की मदद से आप डाइफ्रैक्शन कराते हैं और डाइफ्रैक्शन से ही आपको क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है उसका पता चलता है। यानी कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को अगर आपने डिफ़ाइन करना है तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है वो आपको ब्रैग्स लॉ से ही पता चलता है। क्रिस्टोग्राफी के अंदर और रेसिप्रोकल भी हमें जो डायफ्रैक्शन की पीक्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए रेसिप्रोकल लेटस देखना पड़ता है। तो अब हम पहले थोड़ा सा जो है ब्रैग्स लॉ जो है इसको समझते हैं। तो ब्रैग लॉ, तो जो डायफ्रैक्शन होती है एक्स रेज की, फॉर द डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज, जो डायफ्रैक्शन होती है आपकी एक्स रेज की बाय क्रिस्टल्स, क्रिस्टल से अगर उसको हम डिस्क्राइब करें तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा के बराबर होता है। और यहाँ पर थीटा एंगल है, डी इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, लैम्डा वेवलेंथ है और एन जो है ये ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। जहाँ पर एन जो है ये आपके पास ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम इसको ज़रा एक्सप्लेन करके देखते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है एक्चुअली ब्रैग्स लॉ। तो एक्स रे जो है ये टाइप होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में गैमा रेज जो हाईली एनर्जेटिक होती हैं उनसे नीचे जो होती हैं वो एक्स रेज होती हैं, यानी कि इनकी हाई फ्रिक्वेंसी, हाई एनर्जी और शॉर्ट वेव लेंथ होती है। तो एक्स रेज जो हैं, एक्स रेज इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है जी, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ऑफ मच शॉर्टर लेंथ, of much shorter wavelength, और इसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम तक, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर तक। शॉर्टर वेवलेंथ होती है, हाई फ्रिक्वेंसी और हाई एनर्जी होती है, इसलिए ये हाईली एनर्जेटिक रेज होती हैं। तो जो हमारे पास रेगुलर रे ऑफ एटम्स होते हैं, एज द रेगुलर अरे ऑफ एटम्स। अब क्रिस्टल के अंदर आपको पता है कि एटम्स जो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं। इन ए क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर वो फॉर्म करते हैं न्यूट्रल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, फॉर्म ए न्यूट्रल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, यानी कि वो क्रिस्टल की प्लेन जो है वो एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह एक्ट जो है वो कर रही होती हैं, विथ स्पेसिंग दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, विथ स्पेसिंग स्पेसिंग के साथ दैट इज द ऑर्डर ऑफ, जिसका कि ऑर्डर जो होता है ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। अब आपको पता है कि डायफ्रैक्शन की कंडीशन होती है कि जो ऑब्स्टिकल होती है अगर उससे वेवलेंथ मैच कर रही हो इंसिडेंट रेडिएशन की तो तब भी डायफ्रैक्शन होती है। तो एक्स रे जो है इसकी 1 एंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ है और क्रिस्टल के अंदर जो हमारे पास ग्रेटिंग बनती है उसके अंदर जो स्पेसिंग है वो इस ऑर्डर की होती है कि वो एक्स रे की वेवलेंथ के साथ मैच करती है।
तो जो स्कैटरिंग है ऑफ एक्स रेज फ्रॉम एटम्स इन द क्रिस्टल लेटर्स, स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज, तो जो आपके पास स्कैटरिंग हो रही होती है एक्स रेज की फ्रॉम द एटम, एटम के अंदर इन ए क्रिस्टलन लेटस, क्रिस्टलन लेटस के अंदर gives rise to diffraction। तो इसकी वजह से आपको डायफ्रैक्शन जो है वो मिलती है। इफेक्ट्स similar to those observed with जो कि सिमिलर होते हैं उनसे to those observed with visible light, वही सेम डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स के जो आपको विजिबल लाइट से मिलते हैं। ऑन ऑर्डिनरी ग्रेटिंग, जो कि एक आम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आप लैब के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टल की जो प्लेन्स हैं वो एज ए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देती हैं, यानी कि जो इनके अंदर स्पेसिंग होती है वो उसका आर्डर ऑफ वेवलेंथ जो है वो बराबर होता है टू द आर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेस। तो अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस इफेक्ट को to understand this effect, अब इस इफेक्ट को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसके अंदर जो है वो हम एटॉमिक प्लेन जो हैं कांस्टेंट इनर प्लेन स्पेसेस की वो हमारे पास हैं। एटॉमिक प्लेन्स ऑफ कांस्टेंट इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो हमारे पास एटॉमिक प्लेन ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी और शोन इन फिगर। तो अब हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं। अब आप देखें कि ये हमारे पास प्लेन्स हैं रेगुलर पैटर्न के अंदर, क्रिस्टल है ना, और एक ही तरह की इनके दरमियान में इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर अगर एक ये पॉइंट हम ले लें और एक ये पॉइंट ले लें, ठीक है, तो इधर से ये गया और इधर से ये गई लाइट आई, और इसी तरह यहाँ से, ठीक है, एक जो है ये गई लाइन और एक ये गई लाइन, और इधर से आप इन दोनों को मिला दें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो इधर से भी एंगल थीटा बनेगा, इधर से भी एंगल थीटा बनेगा, और
एक लाइन जो है वो ये गुजरी है इधर से, ठीक है। इसी तरह एक लाइन जो है वो ये गुजरी है यहाँ से, तो इधर से भी एंगल थीटा बनेगा, इधर से भी एंगल थीटा बनेगा। इसको पॉइंट ए कह दें, यहाँ से भी एंगल थीटा बनेगा और इधर से भी एंगल थीटा बनेगा, ठीक है जी। इसको पॉइंट ए कह दें, इसको पॉइंट सी कह दें। ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं इनको बी और बी प्राइम आप कह दें, और ये जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है इन दो के दरमियान में वो ये डी है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फिगर जो है वो आ गई। अब सपोज करें कि एक्स रे बीम इज इंसिडेंट एट एंगल थीटा। सपोज एन एक्स रे बीम, सपोज करें कि एक्स रे बीम जो है इज इंसिडेंट ऑन एन एंगल थीटा। देखें ये किसी एंगल थीटा के ऊपर एक एक्स रे बीम जो है वो इंसिडेंट है ऑन वन ऑफ द प्लेन्स, इनमें से एक प्लेन के ऊपर, ऑन वन ऑफ द प्लेन्स, ठीक है जी। ये देखें ना किसी इस तरह किसी एक प्लेन के ऊपर ये इंसिडेंट है। तो द बीम कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बोथ अपर एंड लोअर प्लेन्स। अब बीम जो है ये अपर और लोअर दोनों प्लेन से रिफ्लेक्ट होगी। द बीम कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बोथ अपर एंड लोअर प्लेन। तो बीम जो है वो दोनों अपर और लोअर प्लेन जो हैं उनसे जो है वो रिफ्लेक्ट होगी ऑफ एटम की। तो द बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेन, तो जो बीम रिफ्लेक्ट होगी लोअर प्लेन से, यानी कि ये वाली जो प्लेन है, द बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेन। तो बीम जो रिफ्लेक्ट, ये देखें ना ये लोअर प्लेन जो है, इससे जो बीम रिफ्लेक्ट होगी लोअर प्लेन से, ट्रेवल सम एक्स्ट्रा डिस्टेंस, ट्रेवल्स सम एक्स्ट्रा डिस्टेंस। अब आप देखें ना ये इधर आई है तो इसको इसके मुकाबले में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है। एक्स्ट्रा डिस्टेंस as compared to the beam reflected from upper plane। तो जो लोअर प्लेन से, अब देखें ना अपर प्लेन से इतना डिस्टेंस, अपर प्लेन से इसने इतना डिस्टेंस किया और लोअर प्लेन से इसने कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया। तो अब जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंट है बिटवीन द टू रिफ्लेक्टिव बीम्स, द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड बीम्स। अब एक अपर से हो रही है एक दो से हो रही है, दोनों में डिफरेंस है कुछ का, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज पाथ डिफरेंस। अब आप फिगर देखें, पाथ डिफरेंस जो है एक हमारे पास ये बी सी और ये बी सी प्राइम ये आ रहा है, तो बी सी प्लस बी प्राइम सी आ रहा है, और ये ट्राइंगल्स बन रही हैं, ये देखें ये ट्राइंगल बन रही है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी साइन ऑफ थीटा प्लस डी साइन ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा 2d साइन ऑफ थीटा।
ठीक है जी, ये 2D साइन ऑफ थीटा, ये पार्ट डिफरेंस, क्योंकि एक अपर प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक लोअर प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये 2D साइन थीटा जो है इसका पार्ट डिफरेंस वो आ जाएगा। तो अब कंस्ट्रक्टिव अगर इंटरफेरेंस हो तो फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, वी नो दैट द पाथ डिफरेंस मस्ट बी, वी नो दैट the path difference must be, तो इस केस में जो पाथ डिफरेंस है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है लैम्डा का, यानी कि दैट इज path difference is equal to n lambda, यानी कि आप कहेंगे कि सो 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर n जो है ये ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये इक्वेशन जो है इसको हम कहते हैं ब्रैग्स लॉ। This equation is known as Bragg's law। तो इस इक्वेशन को हम ब्रैग्स लॉ कहते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर D का पता चल जाए, यानी कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है उसका आपको पता चल जाए कि कितनी इंटरप्लेनर स्पेसिंग है इसके अंदर, तो knowing D from the density, अगर D को हम फाइंड करें डेंसिटी एंड एटॉमिक वेट ऑफ द क्रिस्टल, डेंसिटी और एटॉमिक वेट जो है क्रिस्टल का, एंड मेजरिंग थीटा, और एंगल थीटा मेजर करें, एंड मेजरिंग थीटा, यानी कि वो जो एंगल बन रहा है थीटा उसको मेजर कर लें, वी कैन फाइंड लैम्डा। तो वी कैन फाइंड लैम्डा, तो फिर हम ये देखें डी पता लग जाए, थीटा पता लग जाए, एन हमको पता लग जाएगा किस ऑर्डर का और है, तो लैम्डा आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कन्वर्सली फैक्स रेज ऑफ नोन वेव लेंथ आर यूज्ड। अब अगर इसका ऑपोजिट करें कि कन्वर्सली इफ एक्स रेज ऑफ नोन वेवलेंथ आर यूज्ड, यानी कि ऐसी एक्सरे यूज करें कि जिनकी वेवलेंथ हमें पता हो, देन इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैन बी डिटरमिन। तो फिर इंटरप्लेनर स्पेसिंग तो बड़ी आसानी से, ये लैम्डा आपको पता है तो आप इंटरप्लेनर स्पेसिंग को फाइंड कर सकते हैं। देन इंटरप्लेनर स्पेसिंग इज डिटरमिन्ड। तो जो इन्वेस्टिगेशन है आपके पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बाय ब्रैग लॉ हैज़ फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी। तो ब्रैग लॉ की मदद से जो आप क्रिस्टल का स्ट्रक्चर को फाइंड करते हैं उससे को हम कहते हैं एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी।
So the investigation of crystal structure by X-rays by बल्कि ब्रैग्स ला कह लें बाय ब्रैग्स ला, यानी कि ब्रैग्स ला की मदद से आप फाइंड करें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर has formed the basis of the X-ray crystallography। तो इसको हम एक्स-रे क्रिस्टोग्राफी का नाम देते हैं, जिसकी मदद से स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। तो दिस लाइज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पीरियडिसिटी ऑफ द लेटस, क्योंकि साइन ऑफ थीटा आ रहा है। दिस लॉ इज द consequence of the periodicity of the lattice, क्योंकि लेटस पीरियोडिक है, एक तरह की प्लेन्स होती हैं। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 को यूज़ करें तो एन लैम्डा जो है वो 2d साइन थीटा के बराबर है। तो सिंस हमें यहाँ पर पता है कि साइन थीटा जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर होता है, सो आपके पास जो है वो एन लैम्डा लेस देन इक्वल टू 2d के बराबर आ जाएगा। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो पहले ऑर्डर की रिफ्लेक्शन के लिए एन हमारे पास 1 होगा, तो फिर इसके अंदर पुट करेंगे एन, तो ये लैम्डा लेस देन इक्वल टू 2d आपके पास आ जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन आ जाएगी। दिस इंडिकेट्स दैट लैम्डा मस्ट नॉट बी ग्रेटर, इसका मतलब है कि जो लैम्डा है, इस इक्वेशन से पता लगता है, दिस इंडिकेट्स, इस इक्वेशन से हमें यह पता लगता है कि दैट लैम्डा मस्ट, कि लैम्डा जो है मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन द ट्वाइस, ग्रेटर देन द ट्वाइस, यानी कि जो डबल है, ट्वाइस ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इससे ज़्यादा इसको नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नो डायफ्रैक्शन विल अकर, तो फिर कोई डायफ्रैक्शन नहीं अकर करेगी, अदरवाइज नो डायफ्रैक्शन विल अकर। यानी कि लैम्डा तो यहाँ तो 2d के बराबर हो या लेस हो, तो इसका मतलब है कि लैम्डा को हर सूरत में जो है वो नहीं ग्रेटर होना चाहिए दैन दी ट्वाइस ऑफ, इसको या तो लेस होना चाहिए या उसके बराबर। अगर ये उससे ग्रेटर हो जाएगी तो फिर डायफ्रैक्शन के इफेक्ट्स जो हैं वो अक्कर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि लैम्डा शुड गो टू डी, लैम्डा को इस डी के इंटरप्लेनर स्पेसिस के बराबर है। दिस इज़ वेयर द वी कैन नॉट यूज़ विजिबल लाइट, तो इसीलिए हम विजिबल लाइट को यूज़ नहीं कर सकते। देयरफॉर वी कैन नॉट यूज़ विजिबल लाइट, इसलिए हम विजिबल, क्योंकि विजिबल लाइट जो है वो इस कंडीशन को पूरा नहीं करती, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब ये भी कह सकते हैं ना कि भाई क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है विजिबल लाइट से क्यों नहीं फाइंड कर लेते,
तो विजिबल लाइट अगर करनी है तो फिर तो ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, और विजिबल लाइट के लिए ये कंडीशन पूरी नहीं होती। तो अब आप नोट करें कि नोट फॉर एनर्जी ऑफ एक्स रेज, एक्स रेज की जो एनर्जी है इसके लिए लैम्डा हमारे पास 1 से 100 एंगस्ट्रॉम तक, तो E इज इक्वल टू एच न्यू एच सी ओवर लैम्डा के बराबर आ जाएगा। और फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें तो फिर डी ब्रागली एच ओवर एम, डी ब्रागली हाइपोथेसिस लगा देंगे, और E यहाँ पर 1/2 mv² के बराबर होगा। तो H आपको पता है कि यहाँ पे प्लॉन्क कांस्टेंट होता है, H प्लॉन्क कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 10⁻34 जूल सेकंड होती है। C वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3×10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1×10 की ताकत 19 जूल के बराबर होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है जी। तो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हम विजिबल लाइट से क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्यों नहीं फाइंड कर लेते। ठीक है, तो ये इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है कि ये वाली कंडीशन जो है इसको पूरा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती लैम्डा लेस देन इक्वल टू 10 वाली, तो फिर आप जो है वो नहीं फाइंड कर सकते। यानी कि लैम्डा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2d। तो जो स्टडी होती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की, ये यूजुअली रिक्वायर करती है टेक्निक जो कि आपको प्रोब करती हैं एटॉमिक अरेंजमेंट्स के लिए विद इन ए क्रिस्टल। तो जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ हमारे पास होती है, रेंज होती है उसकी, आपको पता है 400 से 700 नैनोमीटर तक, विच इज़ मस्ट लार्जर दैन द टिपिकल एटॉमिक स्पेसिंग। ये वेवलेंथ जो है वो एटॉमिक स्पेसिंग से बहुत लार्जर होती है, यानी कि अबाउट 0.1 नैनोमीटर। तो इस वजह से विजिबल लाइट जो है वो रिजॉल्व नहीं कर सकती जो फाइन डिटेल स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल का। तो इसकी जगह फिर साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक्स रे क्रिस्टोग्राफी यूज़ की, या न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन को यूज़ किया, या इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी को यूज़ किया। तो ये मेथड जो है इनसे आप यूटिलाइज़ करते हैं शॉर्टर वेवलेंथ्स जो होती हैं रेडिएशन की, जो कि विजिबल लाइट के मुकाबले में, जिनसे आप अलो करते हैं कि वो इंटरेक्ट करें एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ किसी भी क्रिस्टल में, और इसके ज़रिए वो रिवील करती हैं स्ट्रक्चर। मिसाल के तौर पर जो एक्स रे क्रिस्टोग्राफी है, इसके अंदर एक्स रेज जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो ऑर्डर ऑफ द स्पेसिंग होती है बिटवीन एटम, तो इसकी वजह से एक डायफ्रैक्शन पैटर्न आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास जो है वेवलेंथ जो इंसिडेंट रेडिएशन की है वो इंटरएटॉमिक स्पेसिंग जो है उससे रिजेंबल करनी चाहिए। अगर उससे रिजेंबल करेंगे तो डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स आएंगे, अदरवाइज डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स जो हैं वो आपके पास नहीं आएंगे। तो यहाँ पर अब आप देखें कि ये लैम्डा लेस देन इक्वल टू 2d, यानी लैम्डा मस्ट गोज इक्वल टू d। अब कौन सी लैम्डा यूज़ करनी है? वो लैम्डा यूज़ करनी है जो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के साथ मैच करती हो, उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग के साथ वो वेवलेंथ मैच करती हो, तो तब आप क्रिस्टलोग्राफी कर सकते हैं एक्स रे से। न्यूट्रॉन से भी हो जाती है, ठीक है, और एक्स, लेकिन ज़्यादातर जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो एक्स रेज की ही टेक्निक जो है वो
यूज़ की जाती है। इसके अलावा न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन के ज़रिए भी ये काम जो किया जाता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ज़रिए भी ये काम जो है वो कर लिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो यूज़ की जाती है वो एक्स रेज क्रिस्टोग्राफी जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहीं पर हम लेक्चर को करते हैं ख़त्म। तो उसके बाद मैंने आपको ब्रैग्स लॉ पढ़ा दिया है। तो अब आगे हम नेक्स्ट जो है वो स्टडी करेंगे कि डायफ्रैक्शन कंडीशंस जो होती हैं रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर, वो डायफ्रैक्शन कंडीशंस के अंदर निकाल के देखेंगे। फिर लॉ इक्वेशन निकालेंगे, फिर ईवर्ड्स कंस्ट्रक्शन निकालेंगे। ये सारी चीज़ें फिर वन बाई वन जो है वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। फिर हम ब्रिलियन जोन के ऊपर जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच लेक्चर पढ़ने के लिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। ये वीडियो ज़रा लंबी हो जाती है लेकिन मसला ये है कि हम एक एक पॉइंट इसमें समझाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।